हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। कल वाली वीडियो में हमने क्लास 10th के साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था और पूरे पेपर्स के हमने खंड के आधार पर उस क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस को उस पेपर के सभी क्वेश्चंस को देखा था हमने। और उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जो बार बार रिपीट हो रहे थे। वो यही वो पेपर था जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपसे बोला था कि आप उसको सॉल्व करेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो आज वाली वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे और आप अपने अगर आपने वो सॉल्यूशंस को किया है तो उन सॉल्यूशंस से आप वो मैच करेंगे। वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड्स में बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस। और आपका वो जो बोर्ड का पेपर का फॉर्मेट है वो इसी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आधार पर रहता है। तो इसलिए आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में भी आपके बहुत सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने जो अपना पेपर में क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में उसने हमें दिया था BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस BaSO4 प्लस HCl। तो हमें इसको संतुलित करना था। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से होगा ये। देखिए, जो भी हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना चाहते हैं उसमें हमारा एक नियम होता है कि जितने भी हमारे अभिकारक अणु हैं उतने ही हमारे उत्पाद अणु भी होने चाहिए। तो अभिकारक अणुओं को लिख लेते हैं पहले। अभिकारक, इसमें अभिकारक यानी भाग लेने वाले कौन कौन से अणु हैं। अभिकारक Ba है इसमें भाग लेने वाला, और Cl भी इसमें भाग लेने वाला है। देखिए, BaCl हमारा यौगिक होता है। यौगिक मतलब दो 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 या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ है उसको हम यौगिक बोलते हैं। तो ये BaCl हमारा BaCl2 क्या है, यौगिक है। हम अगर इनके तत्वों को अलग अलग करें तो Ba एक तत्व हो गया, Cl एक हो गया। ऐसे हमारा H2SO4 में H अलग हो गया और SO4 अलग हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ये हमने इसके अभिकारक लिख लिए, यहाँ लिख लेंगे उत्पाद। हमें इससे क्या पता चलेगा कि हमारे कितने अभिकारकों ने भाग लिया था और कितने उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा SO वाला उत्पाद हो गया। चलिए इसके मिलान करते हैं कि इसके Ba, देखिए यहाँ पर Ba कितने दिख रहे हैं आपको, एक। और यहाँ भी Ba कितने दिख रहे हैं आपको, एक। ना इसके आधार में कुछ है ना इसके आगे कुछ है, तो यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। Ba हमारा बैलेंस है। दूसरा हमारा Cl, देखिए Cl यहाँ पर भी 2 है और इधर की साइड कितना है, 2 नहीं है। तो यहाँ पर हमें C को बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों, इधर की साइड 2 है और इधर की साइड क्या है, 1 है। तो हमें कहाँ पर लगाना पड़ेगा 2, देखिए यहाँ तो लगा नहीं सकते हम कोई भी नंबर, तो आगे की तरफ को हम 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं H कितने हैं। H यहाँ पर 2 हैं और देखिए यहाँ पर H एक ही था, लेकिन अगर हम 2 आगे लिखते हैं तो हमारा 2 उन सभी उत्पादों के क्रमांकों से गुणा होगा जो उसके पीछे लिखे हुए हैं। तो 2 H से भी गुणा हो रहा है, 2 Cl से भी गुणा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी H के 2 हो गए और यहाँ भी H के कितने हो गए, 2 हो गए। SO के देखते हैं, SO के कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर भी SO4 है। आप SO4 को S और O अलग अलग भी ले सकते हैं, तो आपके उस तरीके से भी वो बैलेंस हो जाएंगे। दोनों के इधर और उधर कितने हैं, 4 4 हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको बैलेंस करना था आपके समीकरण को। तो आपने बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर दिया है। किसी भी प्रकार का समीकरण होगा तो आप उनको इसी तरीके से क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें उसने बोला था कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोल रखी है उसने। चलिए कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। चलिए बनाते हैं। देखिए CO2 है तो 2 O है, तो 2 O इसके इधर उधर लिख लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी हमारी, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में होते हैं 6, और इधर भी हम 6 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हमें इस कोई भी तत्व होता है उसको अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए अभी इसके पास 4 हैं यहाँ पर, तो 2 इसने यहाँ से लिए और 2 इसने यहाँ से ले लिए। ठीक है, तो इसका अष्टक हो गया पूर्ण। तो कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। जैसे यहाँ पर हम अभी कितने हैं, 6 हैं। अभी इसको कितने चाहिए ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2। तो यहाँ पर इसको घुमा देते हैं, ये कार्बन से 2 ले लेगा और इधर भी सेम इस तरीके से ये अपना अष्टक इस तरीके से पूर्ण कर लेंगे। तो सभी के अष्टक पूर्ण हो गए। ये सिर्फ अपनी क्या करते हैं, एक साझेदारी करते हैं।
मतलब दूसरे को अब काम चलाने के लिए, उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और समान प्रकार से उससे इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं, जिससे उनका अपना काम भी चल जाए और उनके पास क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट ना हो। बस ये बंधों के द्वारा अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला था हमें ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव होती है, मरकरी। आप इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, जो क्या होती है कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में होती है वो, और होती क्या है, वो धातु होती है। आपने धातु पढ़ी है, सभी ठोस प्रकार की होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, और वो कौन सी धातु है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा है उसने, चलिए करते हैं इसको। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो लिख देंगे इसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम। अब स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। फ्लेमिंग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है मुझे, कि यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ के अंगूठे, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पहली दो उंगलियों को, पहली दो उंगलियों को, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे और पहली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि, उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तीनों परस्पर लंबवत रहें, लंबवत रहें, ठीक है। तो तीनों परस्पर लंबवत रहें, तो तब यदि माध्यमा चालक में प्रवाहित, तब यदि माध्यमा चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित धातु को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को, क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, इंगित करे, तो क्या होगा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को इंगित करेगा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करेगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता का आंसर को आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप पास की वस्तुओं को देखते हैं तो आपका पूरा फोकस आपके जिस चीज की पास में, जिस पर आप अपना फोकस करना चाह रहे हैं, आपका पूरा फोकस उस पर हो जाता है। भले ही उसके पीछे से कोई भी चलकर भी आ रहा हो तो आप उसको क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस किस पर है, उस सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर है, ठीक है। इसी प्रकार जब आप दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो पास वाली वस्तुओं को क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपकी आंख में वो शक्ति होती है जो पास की वस्तुओं को देखते समय पास की वस्तुओं पर फोकस कर ले, और दूर की वस्तुओं को देखते समय दूर की वस्तुओं पर फोकस कर ले। जैसे आजकल के आप फोन्स में भी देखते हैं कि आपका ब्लर वाला एक मोड आता है। ब्लर वाले मोड में क्या होता है, पीछे का सारा ब्लर हो जाता है, हम एक चीज पर फोकस रख सकते हैं। ऐसे ही हम पीछे के सब चीजों पर फोकस रखकर पास वाली चीज को ब्लर कर सकते हैं। तो मतलब उस ब्लर करने की जो हमारी पावर होती है उसी को हम समंजन क्षमता बोलते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसको देख लेते हैं। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता में हम क्या लिखेंगे, मानव नेत्र में एक प्राकृतिक लेंस होता है, ठीक है। मानव नेत्र में क्या होता है, एक प्राकृतिक लेंस होता है जिसमें अपनी फोकस दूरी को बदल सकने की क्षमता होती है। अपने इसी गुण के कारण नेत्र लेंस
दूर तथा पास की सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बना पाता है। ठीक है, दूर तथा पास की सभी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता में होने वाले अधिकतम परिवर्तन को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, कि वो कितनी अच्छी तरीके से, कितना बारीकी से चीजों को अलग कर पा रही हैं हमारी आंखें। जब मैं आगे की चीज देखना चाह रहा हूँ तो कितनी अच्छी तरीके से पीछे को अलग कर ले, और पीछे की चीज देखना चाह रहा हूँ तो कितनी अच्छी तरीके से वो आगे की चीजों को क्या कर ले, अलग कर ले। उसी को हम समंजन क्षमता बोलते हैं। इसमें हम ये भी लिखेंगे कि स्वस्थ नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है, 4.0 डायोप्टर होती है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और अपने जो आंसर्स आपने लिखा था कल वाले जो क्वेश्चन थे, तो आप देखेंगे कि आपका वो कितना आंसर ठीक आंसर से मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हमारा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है अपने 10th के साइंस के पेपर में। आपका ये क्वेश्चन पूछा था इसने कि किसी पदार्थ X का उपयोग सफेदी के लिए होता है, तो आपको उसका नाम बताना था, दूसरा उसका सूत्र लिखना था, और तीसरा इसमें पदार्थ की एक पदार्थ जो आपने बताया है उसकी जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी थी। चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर में हमने क्या लिखा है, देखिए आपको सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग होता है, चूने का उपयोग होता है। तो आप हमने लिखा है पदार्थ एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड अभी क्या है, शुष्क रूप में है। शुष्क रूप में मीन्स अभी इसमें पानी नहीं मिलाया है, इसके अंदर हीट अलग नहीं हुई है, इसलिए इसको शुष्क चूना बोलते हैं। तो जिसे हम शुष्क चूना भी बोलते हैं। रासायनिक सूत्र इसका हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, जल के साथ अभिक्रिया लिख रहे हैं हम, जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे। CaO ये हमारा शुष्क है यानी सॉलिड स्टेट में है, और H2O हमारा लिक्विड स्टेट में है। इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा बनता है CaOH होल प्राइस 2, और ये हमारा एक्यूरेस यानी कि पीपीटी वाली फॉर्म में बनता है। तो आपको इसको क्या बोलते हैं, बुझा चूना। बुझा चूना। आपसे कोई पूछेगा कि आप शुष्क चूने का सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे CaO। ये शुष्क चूना क्यों बोल रहे हैं, ये हमारा सॉलिड यानी ठोस अवस्था में, अभी इसमें पानी नहीं मिला है। दूसरा, जब इसमें पानी मिला देंगे तो ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, बुझे हुए चूने के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CaOH होल प्राइस 2। इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं। ए और AQ का मीन्स क्या होता है हमारा, कि वो हमारा दलदल यानी पीपीटी के रूप में हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, धोने के सोडे के दो उपयोग लिखिए। तो धोने के सोडे के आप दो उपयोग लिखेंगे। चलिए लिखेंगे इसको, धोने के सोडे के दो उपयोग। पहला उपयोग होता है हमारा धोने के सोडे का कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में, और दूसरा हमारा धोने के सोडे का उपयोग होता है जल का स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, और तीसरा हमारा उपयोग होता है धावन के रूप में यानी धोने के रूप में। तो ये हमारे तीन उपयोग हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए, लोहे की कील पर हमारा जंग लगा होता है, जिसको हम संक्षारण वाली क्रिया बोलते हैं, और हमारा कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो क्या करेगा। चलिए इसके आंसर को हम लिख लेते हैं। लोहे की कील जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है, लोहे की कील को डुबोया जाता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक क्रिया होगी तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे। आपका शॉर्ट टर्म में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब शॉर्ट टाइप में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इतना लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नवा क्वेश्चन हमारे पास था कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृष्टि दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं, यानी हम वाहनों में जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगाते हैं वो हमारा उत्तल दर्पण ही हम क्यों लगाते हैं, इसका हमें कारण बताना है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। इसके आंसर में हमने लिखा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं,
इसके कई कारण हैं। जैसे उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी पीछे से भी कोई वस्तु आ रही है तो हमें वो कैसे दिखेगी, सीधी अवस्था में दिखेगी, वास्तविक अवस्था में दिखेगी। ठीक है। दूसरा हमारा ये वस्तु का सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी बड़ा कोई ट्रक भी हमारा पीछे से आ रहा है तो वो भी हमें जो उत्तल दर्पण है वो पीछे से पूरा एक ट्रक दिखा देगा इतने छोटे से दर्पण के अंदर ही, और हमें पता चल जाएगी पीछे से क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है। ठीक है, जिससे हम अपने को क्या कर लेंगे, सचेत कर लेंगे। और तीसरा है चालक छोटे से दर्पण में सड़क का संपूर्ण क्षेत्र देख पाता है। ठीक है, जैसे आप अपने घर में लगे हुए दर्पण में देखते होंगे कि अगर आपको पूरा अपना शरीर को देखना है, पूरे अपने व्यू को देखना है, तो आपको दर्पण से दूर जाना होता है। तब आपको बहुत मुश्किल से आप अपने पूरे बड़ा मिरर है तब तो चलो कोई बात नहीं कि आप देख पा रहे हैं उसमें पूरा बॉडी व्यू देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ फेस वाले मिरर में अपना पूरा बॉडी को देखना है तो आपको उस मिरर से बहुत दूर जाकर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हमारा उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है, हम कुछ ही दूरी पर खड़े होंगे तो हम अपने को साथ साथ पूरे जितना हमारे आगे पीछे सारी चीजें हैं उनको भी उस दर्पण में देख पाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो क्या दर्पण क्या करता है, वस्तु से सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे बोला था कि ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिसे आप नवीनीकरणीय मानते हैं, यानी हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से दो ऊर्जा स्रोत हैं, तो ऐसे दो ऊर्जा स्रोत जैसे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से, हमारे पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन, ये हमारे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, और इनकी एक लिमिट है, ये एक टाइम पे जाकर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में हम ऐसे स्रोतों के नाम लिखेंगे जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और मुश्किल से वो खत्म होंगे। जैसे हमारा हो गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा नवीनीकरणीय स्रोत है और उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में तो खत्म होते हुए देख नहीं पाएंगे, और हो सकता है बहुत करोड़ों वर्षों तक वो इसी तरीके से हम उससे अपना ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करवाते रहे, करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं जल ऊर्जा को। जल से अगर हम अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, जैसे आप देखते हैं बिजली जल से बनती है, उसी प्रकार अगर समुद्री जल का उपयोग भी हम किसी ऊर्जा स्रोत को बनाने, किसी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करके कर सके, तो हमारा वो भी एक माध्यम हो सकता है ऊर्जा प्राप्त करने का। और अभी के लिए हम जल ऊर्जा को क्यों लिख रहे हैं, जल के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारी बिजली है, बिजली हम उससे प्राप्त करते हैं, उसको हम नवीनीकरणीय स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। और इसका ही दूसरा पॉइंट था क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं है, तो आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं, क्योंकि आपका जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता, झाग बहुत कम मात्रा में देता है, और हमारा सामान्य जल झाग बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, बहुत अच्छे उसमें दे सकता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, हाँ, क्योंकि उसने हाँ या ना में बता सकता है, पूछा है, तो आप इसको हाँ या नहीं में ही उत्तर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 12th क्वेश्चन, कि क्या होता है जब एथेनॉल निम्न से अभिक्रिया करता है। तो एथेनॉल की अभिक्रिया करानी थी हमें सोडियम से, तो आपको इसके लिए सूत्र पता होने चाहिए, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। आपको एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल मतलब C2H5OH, ठीक है, तो C2H5OH की क्रिया किससे करानी है, सोडियम से, तो Na सोडियम का सूत्र होता है, और ये हमारा क्या बना देता है, C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है। तो आप इसको बहुत इजीली इसका रिएक्शन करा सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 लगाना होगा जब आप इनके अणुओं को गिनेंगे, और यहाँ भी कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2Na भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। अब ये कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा था एथेनोइक अम्ल से किसकी क्रिया करानी है, एथेनॉल की। तो चलिए कराते हैं। इसमें हमारा एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, और हमारा एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो हमारा बनता है CH3COOC2H5, और इसमें हमारा H2O मुक्त होता है, और इसका नाम होता है एथिल एथोसिनेट, एथिल एथोनोसाट। ठीक है, एथिल एथोनोसाट। अब नेक्स्ट रिएक्शन पूछ रहा था वो हमारा एथेनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने के लिए बोल रहा था वो, तो चलिए कराते हैं। इसमें लिखेंगे हम C2H5OH प्लस H2SO4, ये हमारा रिएक्शन करके क्या दे देगा, C2H5OSO4SO3 प्लस H2। ठीक है, आप इसको बैलेंस
खुद करेंगे और यहाँ से हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन था। एक तत्व की परमाणु संख्या 2,8,7 है। अब बताइए तत्व में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन है और एक किस समूह का तत्व है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें है 7। आपका पहला आंसर इसमें आ जाएगा 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा हमारा उसने पूछा था कि किस आवर्त सारणी में किस वर्ग का तत्व है, तो ये 7th A, आप इसका वर्ग लिख देंगे, 7th A का हमारा तत्व है। और उसके बाद एक और चीज इसमें लिखेंगे हम, इसमें एक और चीज लिख देते हैं हम कि यह उत्कृष्ट तत्वों के वर्ग 17 का तत्व है। इसके साथ आप एक चीज और जोड़ के लिख देंगे कि यह उत्कृष्ट तत्वों के वर्ग 17 का सदस्य। आप आवर्त सारणी जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा तरीके से वहां पर वो सारी चीजें आपकी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम वो कह रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई, यानी 4 ओम का प्रतिरोध है एक तार का, उसकी मोटाई को दुगनी कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। 14th क्वेश्चन है, चलिए आंसर करते हैं इसका। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सूत्र होता है कि प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/A, यानी कि क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध कम होता जाएगा। ये हमारा ओम के नियम से हमारे पास स्टेटमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पर उसने हमें ओम दे रखा है कि कितने ओम का प्रतिरोध है, 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, यदि उसका क्षेत्रफल कुछ है, यानी हमने इसके क्षेत्रफल को A ही मान लेते हैं। माना प्रारंभ में प्रतिरोध R बराबर 4 व क्षेत्रफल किसका है, तार का, तो क्षेत्रफल तार का बराबर A। ठीक है, तो यदि प्रतिरोध R 4 होगा और क्षेत्रफल A ही होगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें इसके क्षेत्रफल को दुगना करना है। तो आप यहाँ पर समझिए, अगर मुझे इसके क्षेत्रफल को दुगना करना है तो मुझे 2A करना है। इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 1/2 का। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह के इधर उधर हमें चीजों को चेंज करना होता है। तो जैसा एक साइड को करते हैं वैसा ही दूसरी साइड को भी करना होता है। हमें इसको 2 बनाना है, A को डबल करना है क्षेत्रफल दुगना करने पर। क्षेत्रफल दुगना करने पर हमें इस A को दुगना करना है, तो इसको 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। जब इधर गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो इधर गुणा करते हैं, 4 का गुणा 1/2 से कर देते हैं, और इधर भी 1/A का गुणा किससे कर देते हैं, 1/2 से। तो इधर क्षेत्रफल दुगना हो गया और यहाँ प्रतिरोध आधा हो गया। तो यहाँ पर से कितना आ गया, हमारा प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध हमारा कम हो जाएगा, जो पहले था उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि हम जस्ट उसके क्षेत्रफल को प्रारंभिक से डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखते हैं इसका। 15th क्वेश्चन उसने हमें बोला था कि निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण कौन कौन सी अभिक्रिया करने के लिए बोला है उसने, आयरन का भाप के साथ और सोडियम का जल के साथ। आपको आयरन का सूत्र पता है, ये Fe होता है। जल का सूत्र यानी भाप यानी जल का सूत्र होता है H2O। ऐसे ही सोडियम का Na और जल का H2O। आपको सूत्र याद होंगे, आप क्रिया बहुत आसानी से करा लेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले रिएक्शन करते हैं हम, आयरन और जल को मिलाते हैं तो हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। वैलेंसी कर चुके हैं हम, तो वैलेंसी आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। दूसरा रिएक्शन था हमारा सोडियम और किसकी, जल की अभिक्रिया। सोडियम और जल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तीसरा हमारा कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ कराने के लिए बोला था उसने, जल के साथ कराने के लिए बोला था। कैल्शियम का सूत्र Ca होता है, जल का H2O, और इसका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलती है। तो तीनों रिएक्शंस हो गए। आज की वीडियो में हमने 1st से 15 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखा है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और हमारी नई वाली सीरीज जो साइंस की आ रही है उसको देखेंगे। आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। आपके मैथ, साइंस और सभी प्रकार के डाउट्स और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बोर्ड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर सभी कुछ आपके इसी चैनल पर अवेलेबल कराया जाने वाला है।
तो चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी प्रकार के बोर्ड्स के लिए अलग अलग मैटर यहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।